हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड। आज जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हम न्यूक्लिक एसिड नाम दिए। पहले इसका न्यूक्लिन नाम था, फिर उसी से न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में आज कोशिश करेंगे समझाने के लिए कि कोई भी अगर इसको पढ़ेगा, चाहे वो छोटा हो, हाई स्कूल हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, हर किसी को ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडरिच। ठीक, फ्रेंडरिच और मिसर उन्होंने क्या किया कि पस सेल से आइसोलेट किया, पस सेल को लिया और उसमें से कुछ देखा, इनको कुछ अजीब लगा। तो वहाँ पे इन्होंने जब उसको आइसोलेट किया तो उसमें कुछ देखा कि ऑर्गेनिक फास्फेट है कुछ उसमें, और एसिड कुछ बेस हैं। तो इन्होंने जो है उसका नाम जो है न्यूक्लिन रखा, और जब वो फास्फेट अटैच था तो उसी से इसका नाम जो है वो क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। मीन्स कि उसमें कुछ एसिड बेस भी थे, तो उसी के नाम से इसका न्यूक्लिक एसिड पड़ा। कि कहाँ से आइसोलेट किया गया था, पस के सेल में। पस क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है कहीं भी, तो जब वो क्लीनिंग होता है उसका, तो जो वाइटेस्ट पार्ट होता है उसे हम पस बोलते हैं। ठीक, तो उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड की जो है डिस्कवरी हुई थी। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम डीएनए और आरएनए की बात करेंगे। ठीक, कि न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, आरएनए है। डीएनए क्या करेगा, फिर डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। फिर आरएनए क्या करेगा, तो कुछ में आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। फिर आरएनए का और भी काम होगा, राइबोज एक्टिविटी शो करेगी। मीन्स कि उसके पास दो एक्टिविटी होगी, एक कोडिंग आरएनए होगा, एक नॉन कोडिंग आरएनए होगा। तो कोडिंग आरएनए की बात करेंगे, ठीक, और नॉन कोडिंग के आरएनए की बात करेंगे। तो ये चीज़ हम पूरा आज एक ब्रीफली जो है थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझा सकें इसको। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। ठीक, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड ये है क्या। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ है, बहुत हमको समझना बहुत ही डीपली कुछ नहीं है। न्यूक्लियोटाइड मीन्स होता क्या है कि एक शुगर हो, जो कि शुगर जो इसमें रहेगी वो पेंटोस शुगर रहेगी। ठीक, उसके बाद में उसमें क्या होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। तो ये दो चीज़ जो है न्यूक्लियोसाइड में भी होगा और न्यूक्लियोटाइड में भी होगा। अब न्यूक्लियोटाइड का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें क्या हो गया, फास्फेट आके अटैच हो जाता है। जैसे हम लेट्स बिगिन ड्राई स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, पेंटोस शुगर। ये जो है एक पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किए। ठीक, इसको हमने क्या किया, ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस मीन्स कि 5 कार्बन की शुगर है। ये जो है 5 कार्बन की शुगर हो गई। ठीक, तो अब इसके साथ हमने क्या किया कि नाइट्रोजनस बेस को अटैच करा दिया। अब नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो, चाहे वो एडेनिन हो, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच हो गया। चाहे वो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थाइमिन हो, या आरएनए है तो यूरेसिल हो। ठीक, इसके बाद में अब ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड बना है। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया था, 5th कार्बन पे फास्फेट को अटैच करा दिया। ठीक, फास्फेट को यहाँ अटैच करा दिया। अब ये क्या बन गया, अब ये न्यूक्लियोटाइड बना है। मीन्स जब फास्फेट अटैच होगा न्यूक्लियोसाइड के साथ में तो वो टाइड हो जाएगा, और फास्फेट को अगर हटा देंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो हम दोनों यहाँ पे बात डिस्कस हो गई कि न्यूक्लियोटाइड हम कब बोलेंगे, जब जो है शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट दोनों अटैच होगा तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है कि फास्फेट ग्रुप जो है उसके 5th कार्बन से, शुगर के 5th कार्बन से फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड रहेगा। लेकिन जब हम फास्फेट को हटा दें, वहाँ से रिमूव कर देते हैं, साइड कर देते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। जैसे इसका नाम है कि साइड कर दिया, तो यानी फास्फेट को हमने साइड कर दिया। टाइट कर दिया मीन्स कि फास्फेट को लाके यहाँ पे हमने अटैच करा दिया, टाइट कर दिया। अब ये जो शुगर है, ये शुगर जो है वो क्या है, तो ये पेंटोस शुगर है। ठीक, ये पेंटोस शुगर है। इसकी जो रिंग है उसको फ्यूमरोज रिंग बोलते हैं।
इसमें राइबोज शुगर भी होगी और डीऑक्सीराइबोज भी शुगर होगी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब स्ट्रक्चर सेम है, ठीक, शुगर है, तो इसको राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज किस बेस पे बोलते हैं? तो ये जो है जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, देन फिफ्थ कार्बन, ठीक, यहाँ पे जो फास्फेट अटैच है। अब जो है जब सेकंड कार्बन जो है, ठीक, किसी भी शुगर का जो है सेकंड कार्बन, ये पेंटोज शुगर, इसका सेकंड कार्बन पे अगर ये यहाँ पे OH है तो ये राइबोज है। क्या है? राइबोज है। ये जो है अगर OH ग्रुप यहाँ अटैच है सेकेंड कार्बन पे तो ये राइबोज है। यहाँ से हमने क्या किया कि ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया। जब यहाँ से हम ऑक्सीजन हटा देते हैं तो ये डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। डी मीन्स अब्सेंट, ऑक्सीजन अब्सेंट है तो डीऑक्सीराइबोज हो गया। तो ये जो है सिंपल न्यूक्लियोटाइड हमको समझ में आ गया, न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया, शुगर समझ में आ गया। देखो एक एक चीज़ बता रहे हैं कि हम जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएं, जब उसका डबल हेलिक्स बनाएं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करें तो आपको कोई समस्या ना हो, समझने में एकदम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किसी चीज़ को हम कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे हम डेवलप करते हैं, किसी चीज़ को कैसे हम कहीं बुक में हमने बहुत सारी, हर बुक में आप कहीं भी जाओगे, जैसे आप हाई स्कूल में हो, ICSE बोर्ड में है, उसमें क्या है क्रोमोसोम नेम है कि लेसन का नाम क्या है क्रोमोसोम। उसमें आप जाओगे क्रोमोसोम के बारे में पढ़ोगे, फिर डीएनए के बारे में पढ़ोगे, उसी में सारा चीज़ दे दिया गया है। तो ऐसे जब आप डीएनए के बारे में पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ आ जाएगा उसमें। जैसे कहेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, हाँ ये ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है, अच्छा उसके साथ फास्फेट अटैच है, तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहिए, तो हम इस चीज़ से इसको समझ सकते हैं एक एक चीज़ को। अब हम नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या होते हैं? दो ग्रुप पहले हम बनाएंगे, एक ग्रुप होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। तो हम प्यूरिन की बात करेंगे, देन पायरिमिडीन की बात करेंगे, पायरिमिडीन और प्यूरिन की बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्यूरिन जो है वो डबल रिंग में होता है, पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग में होती है। तो डबल रिंग हम ड्रॉ करते हैं, ये 6 कार्बन, ये डबल रिंग बन गया। पायरिमिडीन हम सिंगल रिंग बनाएंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर ये आपको, ठीक ठीक। तो यहाँ पे जो है हम ये ड्रॉ करेंगे। अब इसमें बात आती है नंबरिंग की, ठीक। ये तो प्यूरिन का है, ये पायरिमिडीन का है, अभी इसमें कुछ नहीं है, ना कोई नंबरिंग है कि इधर से 1 है कि यहाँ 1 है, यहाँ क्या, कोई मतलब भी नहीं है प्यूरिन और पिरिमिडीन। मतलब जब है जब हमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इन सब का नोमेनक्लेचर विद स्ट्रक्चर आपको करना है तो आपको नाम जो है विद नंबरिंग जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, जब आप नंबरिंग करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो इसमें जो नाइट्रोजन अटैच होगा, ठीक, वो कहाँ कहाँ पे होगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये आप याद रखना, नंबरिंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 1, 3, 7, 9 इन पे क्या होता है? नाइट्रोजन होगा। तो हम नंबरिंग कर लें, कहीं से भी कर लें। हमने नंबरिंग किया 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने क्या किया? नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग हम इधर से कर दी, इसमें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि यहाँ कहाँ कहाँ हम नाइट्रोजन लगाएंगे। देखो 1 पे हमने क्या किया? नाइट्रोजन लगाया, 1 पे नाइट्रोजन लगा दिया, चलो लगा दिया। फिर कहाँ? थर्ड पे, थर्ड कहाँ है? थर्ड पे नाइट्रोजन लगा दिया। फिर क्या है? 7 नाइट्रोजन लगा दिया। फिर क्या कह रहा है? 9 पे नाइट्रोजन है, 9 पे नाइट्रोजन है, लग गया। अब हमने क्या किया? 1 पे क्या? नाइट्रोजन लगा दिया, थर्ड पे नाइट्रोजन लगा दिया, 7, 9 है नहीं क्योंकि सिंगल स्ट्रक्चर है रिंग का। अब बात आती है कि ये बैलेंस कर लो। हमने बैलेंस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बैलेंस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया, सारा चीज़ बैलेंस हो गया, एकदम कंप्लीट रिंग बन गई। किसी बुक में कहीं भी देखोगे, देखो नंबरिंग आप यहाँ के बजाय इसका यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो है ये प्यूरिन और पायरिमिडीन हो गया। अब बात आती है प्यूरिन के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो प्यूरिन के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें जो है, ठीक, प्यूरिन के अंदर कौन सा आता है और पायरिमिडीन के अंदर कौन सा आता है।
तो प्यूरिन के अंदर कौन आएगा? एडेनिन आएगा। ये नोट करते रहना, एडेनिन ग्वानिन, क्योंकि पढ़ाई जब भी करो तो उसको जो चीज़ है आप आराम से देखो, वीडियो को वहाँ स्टॉप कर दो और जो है आप नोट कर लो अच्छे से, एक कॉपी ले लो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं कोई भी वीडियो आप देखोगे कुछ ना कुछ आपके पॉजिटिव के लिए होगा, आपकी नॉलेज को गेन कराएगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लो कहीं पे। तो एडेनिन और ग्वानिन किस में आता है? प्यूरिन में आता है। कभी कभी ये तो क्वेश्चन आ जाता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि प्यूरिन के अंदर कौन सा होगा? एडेनिन होगा, थायमिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, ये क्या होगा? तो ऑप्शन अगर एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के अंदर है तो ये करेक्ट है। अब पायरिमिडिन की बात करें तो यहाँ क्या होगा? थायमिन होगा, थायमिन साइटोसिन, थायमिन साइटोसिन। अब आरएनए की बात कर लें तो यूरेसिल इसी में आएगा, क्योंकि वो भी सिंगल रिंग पे है। ठीक, थायमिन साइटोसिन यूरेसिल ये किस में आएंगे? पायरिमिडीन में आएंगे। अब जो है हमें एक एक स्ट्रक्चर बनाना हो, ये आप नोट कर लो, प्यूरिन अलग, पायरिमिडीन अलग। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसी स्ट्रक्चर में हम मॉडिफाई कर देंगे। ठीक, सारे हम एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन सारे इसी में हम बना लेंगे। लेकिन आप जो है एडेनिन जब हम बनाएंगे तो एडेनिन को अलग बनाना, ठीक, जब हम ग्वानिन बनाएं तो ग्वानिन को अलग बनाना। तो ऐसे जो है अब हम जैसे एडेनिन ड्रॉ करेंगे तो एडेनिन में हमको याद रखना पड़ेगा कि कुछ नाम, जैसे ये लिखा है, अगर दिख रहा है तो ये अच्छे से जो है हम बोलेंगे भी, ये अच्छे से लिख लो। जैसे एडेनिन का होता है कि 6 अमीनो प्यूरिन, तो प्यूरिन रिंग है। ठीक, ये आपको अगर याद रहेगा ना इसका नाम, तो इसका पूरा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एक एक पोजीशन से। ठीक, तो 6 अमीनो प्यूरिन मतलब कि छठे कार्बन पे जो है 6 कार्बन पे क्या है? अमीनो ग्रुप अटैच है। फिर है 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, इसका मतलब क्या है कि जो 6 पे क्या है? ऑक्सीजन अटैच है, 2 पे क्या अटैच है? 2 पे अमीनो ग्रुप अटैच है। तो ऐसे हम बात करेंगे। अब बात करने जा रहे हैं एडेनिन का। तो एडेनिन क्या कह रहा है? 6 अमीनो, तो यहाँ पे हमने क्या किया? अमीनो ग्रुप अटैच करा दिया हमारा, तो एडेनिन बहुत जल्दी बन गया। तो आप एक रिंग बनाओ, उसके ऊपर NH2 लगाओ, तब एडेनिन। ये नहीं उसी स्ट्रक्चर को मिटाला, उसी में NH2 बना दिया। ठीक, ऐसा नहीं करना है। ये बन क्या गया? एडेनिन। नोट कर लिया। ठीक, खाली NH2 लगा देना कहाँ पे? 6 कार्बन पे। ठीक, अब ग्वानिन बनाएंगे हम। ग्वानिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑक्सीजन लगाना है। ठीक, जैसे ये लिखा है 6 ऑक्सी ऑक्सो 2 अमीनो, तो 6 पे क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है, यानी कि अमीनो को यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच करा दिया। 2 पे क्या कह रहा है? यहाँ से अमीनो ले आओ यहाँ, ये क्या बन गया? ये ग्वानिन हो गया, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पायरिमिडीन की बात कर रहे हैं। थायमिन को कैसे हम यहाँ करेंगे? नंबरिंग के ऊपर हम कैसे थायमिन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 5 मेथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो क्या लिखा है? 5 मेथाइल, मीन्स यहाँ पे 5 कार्बन कहाँ है? ये है। तो 5 कार्बन पे हमने क्या लगा दिया? मेथाइल ग्रुप CH3 लगा दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? 5 मेथाइल हो गया, मतलब कि 5th कार्बन पे मेथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक, उसके बाद में 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, 2 पे क्या लगा है? ऑक्सीजन। और कहाँ लगा है? 4 पे लगा है। 4 पे क्या लगा है? ऑक्सीजन। ये बन गया थायमीन, ये बन गया थायमीन। ठीक, ये नोट कर लो। फिर क्या होगा? 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन, यानी 2 पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा एज इट इज। फिर क्या है? 4 पे क्या है? अमीनो है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? 4 पे हमें जो है ये 4 है, यहाँ पे अमीनो लगा देना है, मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटा देना है। तो ये क्या बन गया? अब क्या बना? ये साइटोसिन। क्या बना? साइटोसिन बन गया। ठीक, साइटोसिन बन गया। अब यूरेसिल अगर बनाना है तो क्या करेंगे? 2 और 4 पे, मीन्स कि 4 पे भी हम क्या लगा दें? ऑक्सीजन लगा दें, जैसे कि 2 पे लगा है। क्या बन गया? यूरेसिल बन गया। यूरेसिल बन गया, ये बन गया यूरेसिल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। नाइट्रोजनस बेस 2 ग्रुप हमने किया, एक प्यूरिन नाम रखा, एक पायरिमिडीन नाम रखा। प्यूरिन के अंदर कौन आएगा? एडेनिन और ग्वानिन आएगा। प्यूरिन डबल रिंग होगी। ठीक,
क्योंकि जब कभी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा वो एक एडिनिन से होगा, एक प्यूरिन से होगा, एक पैरामिडिन से होगा। मीन्स एडिनिन अगर प्यूरिन का है तो एडिनिन के साथ जो बाइंड करेगा मीन्स कि थायमिन बाइंड करेगा, तो वो कहाँ से आ रहा है, पैरामिडिन से आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐसे कराएंगे, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आप नोट कर लो, इसको मिटाल दें। उसके बाद में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कुछ नहीं है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पॉली मीन्स होता है मैनी, और न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड आप पढ़ ही चुके हो। तो बहुत सारे जहाँ न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का और उसका फंक्शन भी है। ठीक, उसके डिफरेंट फंक्शन है, बहुत सारे प्रिकर्सर है उसका। जैसे हमें एटीपी बनाना है तो एटीपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाना पड़ेगा। साइक्लिक एएमपी बनाना हो या FADH बनाना हो, कुछ भी हमें बनाना है, साइक्लिक GMP बनाना हो, GTP बनाना हो, तो इन सब के लिए जो है हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाना पड़ेगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ गए होंगे। पॉली मीन्स होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन्स होता है कि न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाए, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होते चले जाते हैं तो उनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे पॉलीमर मिलके जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक, इसका फंक्शन जो है, बहुत सारे फंक्शन हैं। एटीपी का फॉर्मेशन मीन्स कि प्रिकर्सर ऑफ एटीपी, जीटीपी, FADH, बहुत सारे FADH2 डिफरेंट, फिर साइक्लिक GMP, साइक्लिक AMP, ये सब कहाँ से बनेगा, इनके लिए कोई प्रिकर्सर चाहिए ना। तो जैसे न्यूक्लिक एसिड है तो उसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, DNA RNA है। ऐसे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का जो प्रिकर्सर होता है वो क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक, प्रोटीन का प्रिकर्सर कौन है, अमीनो एसिड है। जैसे हम प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन में क्या है प्रेजेंट, यहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड ही तो हैं। ये पढ़ते नहीं हो 22 स्टैंडर्ड, अभी हम बात करेंगे बाद में बायोकेमिस्ट्री के बारे में सब, ये भी उसी का पार्ट जो है। तो ये चीज़ इसका क्या है, ये प्रिकर्सर है, इससे बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये सब चीज़ें जो बनाना है, ये चीज़ जो है हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनाएंगे। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो DNA जो है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे, हर चीज़ जो है इससे रिलेटेड रहेगा। अब DNA के बारे में बात करेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरे इस न्यूक्लिक एसिड का, वो DNA है। ठीक, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब डिस्कस किया गया। हम DNA की बात करें तो DNA में क्या होता है, DNA क्या करेगा, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक, ट्रांसफर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, अनदर जनरेशन। ठीक, ये चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ तो हर बुक में डेफिनेशन बहुत है DNA का। ठीक, अब जो है बात करेंगे कि DNA की खोज कैसे हुई, DNA डबल हेलिक्स कैसे आया, कौन है इसके पीछे की कहानी। ठीक, और हर केस की जुबानी, ये चीज़ आप समझेंगे अभी। ठीक, तो ये जो है एक DNA का क्या बना रहे हैं, डबल हेलिक्स बना रहे हैं। जैसे DNA क्या है, डबल हेलिक्स था। ठीक, वो किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक का बहुत फेमस मॉडल है। जो DNA है ये हम अगर देखा जाए तो B टाइप का DNA बहुत टाइप के होते हैं, A होता है, B होता है, C होता है, Z होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड के DNA होते हैं, क्वाड्रेट होता है, यानी 4 बॉन्ड के DNA होंगे स्ट्रैंड के। ठीक, तो ये जो है जो हम DNA नॉर्मली पढ़ते हैं हाई स्कूल में, 12th में, BSc में, ये सब कौन से होते हैं, B DNA होते हैं। ठीक, ये B के बेस पे होता है। तो डबल हेलिक्स DNA के पहले डबल हेलिक्स DNA होता है। ठीक, वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। ठीक, इसके पहले जो है अगर कुछ फ्रैंकिल और विंकेल, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे क्रिस्टलोग्राफी होता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी,
उस पर इन्होंने सबसे पहले डीएनए देखा था, वाटसन क्रिक के भी पहले उन्होंने क्या देखा था, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखा था डीएनए का। बहुत सारी बुक में आपने देखा होगा, ठीक, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, बहुत ही वैसे ऐसे। तो ये क्या है, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे देखा गया, क्रिस्टल के फॉर्म में ये ऐसे ऐसे अरेंज थे। क्योंकि डीएनए या कुछ भी हो है, सेल के अंदर जो भी चीज़ है वो एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। फिर उसको हम आइसोलेट करते हैं तब भी वो लिक्विड होता है। फिर जब हम उसकी रनिंग करते हैं जेल पे, फिर उसका जब हम बैंड देखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे देखा था क्रिस्टल के रूप में, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का है, ठीक, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। इन्होंने फ्रैंकलिन और विंकेल, इन दोनों ने इस पे काफ़ी रिसर्च किया था। तो फ्रैंकलिन तो नोबेल प्राइज़ उनको नहीं मिला था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी नोबेल प्राइज़ के पहले ही। तो वाटसन और क्रिक और विंकेल को नोबेल प्राइज़ भी इस काम के लिए मिला था। तो डीएनए जो है डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स, ठीक, डीएनए डबल हेलिक्स है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ट्रांसफ़र होता है। अब जो है डीएनए का क्या हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन सबको यहाँ पे मिटा दें। एक डीएनए का स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना लो, आपको समझना है, ठीक। पूरा स्नेक टाइप का हो गया, ठीक। ये डीएनए का क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसको चाहे डबल उसमें बना लो, ये मार्कर से बनाया तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। मीन्स कि एक अगर ये जा रहा है तो एक इधर से आ रहा है, एंटी पैरेलल इसको बोलेंगे। एक ये फिर ये किए, फिर एक इधर से गया, फिर एक इधर से आया, तो ये ऐसे बन गया। तो एंटी पैरेलल, एक इधर ऐसे मूव करेगा, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, ये बन रहा है, सेम बन रहा है ना डीएनए। तो ऐसे ये एंटी पैरेलल इसको बोलते हैं कि डबल स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड मीन्स कि चलो अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात किए थे, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। ये एक दूसरे से क्या है, एंटी पैरेलल है। अब एंटी पैरेलल तो है, फिर इसको रोक कौन रहा है, यानी इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब जहाँ पे आप सेटल हो रहे हो, ठीक। जैसे आपका पढ़ने वाला कमरा कहीं अलग है, सोने के लिए अलग है, तो जब आप सोने वाले कमरे में पढ़ाई करोगे तो आपको नींद आ जाएगी, इसलिए आपको स्टडी रूम में स्टडी करना है। तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसको कहाँ पे बाइंड करना है। जैसे हमने एडेनिन को बाइंड कराया, किससे बाइंड कराया, थायमीन से बाइंड कराया, ठीक, और साइटोसिन को किससे बाइंड कराया, ग्वानिन से बाइंड कराया। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर बॉन्डिंग कितनी होगी। जैसे इसके अंदर क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर इसके अंदर क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो ये चीज़ जो है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होनी चाहिए। ये चारगाफ रूल, जैसे चारगाफ रूल अप्लाई कहाँ होगा, वो डबल स्टैंडर्ड पे होता है, और डबल स्टैंडर्ड पे होता है। और एडेनिन और ग्वानिन जो है, जैसे ये एडेनिन हो गया, वो सॉरी प्यूरिन हो गया, और ये पायरिमिडीन हो गया, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। जैसे हमने ये बनाया, तो यहाँ एडेनिन हो गया, यहाँ क्या हो गया, थायमीन हो गया, यहाँ थायमीन हो गया, यहाँ एडेनिन हो गया, यहाँ साइटोसिन हो गया, यहाँ ग्वानिन हो गया, ये हो गया, ठीक। अब इसमें आप समझ लेना, ये बॉन्डिंग है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, यानी कि ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन, ऐसे बात करेंगे, ठीक। उसके बाद में ये देखो, अब जब हम ये एक डबल हेलिक्स डीएनए बना लिए, तो दोनों जो एंटी पैरेलल एक दूसरे के हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, यानी उसका डायमीटर कितना है। जैसे ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो ये आ रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे है, इसका डायमीटर कितना है। तो इसका डायमीटर जो है, ये वाला डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। उसके बाद में एक पूरे पिच का एक हेलिक्स बना ले, यानी पिच हेलिक्स,
इसको क्या बोलते हैं, पिच हेलिक्स। कोई भी चीज़ हो, एक डिस्टेंस का है तो इतना डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो ये कितने एंगस्ट्रॉम का होगा, तो इसको हम कहते हैं ये 33.2 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 33.2 एंगस्ट्रॉम। अब ये सब चीज़ तो हो गया। अब हम ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो हम इसमें एक बेस पेयर निकालें, मीन्स कि एक ये और एक ये, मतलब कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इन दोनों के बीच का कितना, एक बेस पेयर का, इन दोनों के बीच का एक बेस पेयर का अगर देखें तो 3.32 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर होगा। क्या होगा, पर बेस पेयर, ये बेस पेयर है, ठीक, पर बेस पेयर होगा 3.32। अब बात करते हैं इसमें, कहीं आपने लिखा देखा होगा कि माइनर ग्रुप ब्रॉड होता है, मेजर ग्रुप ब्रॉड होता है, या नैरो होता है, डीप होता है, तो ये सब चीज़ें, तो इसमें ये आप समझना कि माइनर और मेजर ग्रुप होता क्या है, ठीक। तो ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं माइनर ग्रुप। क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे। और ये जो है, ये रीजन, क्योंकि ये देखो स्ट्रक्चर, जब ये आया है यहाँ से तो ये थोड़ा सा बाहर है, कम है, तो इसलिए इसको माइनर बोले। लेकिन ये मेजर है, नहीं बहुत अंदर तक है, डीपली है एकदम, तो ये क्या है, ये मेजर ग्रुप है। ये क्या है, मेजर ग्रुप है, ठीक, ये मेजर ग्रुप हो गया। ये चीज़ जो है डबल स्ट्रक्चर। आप डबल स्ट्रक्चर कैसे भी बना लो, आप कॉपी में बुक से भी देख के बना सकते हो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो यही है, ठीक, कि इसका इसके साथ इतने बॉन्ड होने चाहिए, इसका इसके साथ बॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे आरएनए है तो यूरेसिल जो है किसको रिप्लेस कर दे, वो थायमिन को रिप्लेस कर देती है, थायमिन रिप्लेस हो जाती है, यूरेसिल आ जाती है आरएनए में। तो ये चीज़ आप कहीं भी ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये कोई डीएनए बना लो, इसको ऐसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, देन ये बनाओ, बहुत सारी बुक में है डबल उससे, तो ये ऐसे भी डीएनए बना लो, और अच्छा कैसे भी उसको डेकोरेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि इन दोनों का जो डायमीटर है, फिर इसका डायमीटर कितना है, फिर इसके एक बेस पेयर का डायमीटर कितना है, ठीक। वैसे हम आगे बात करेंगे जब इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे इसमें अभी हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर हमें लेना पड़ेगा जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है। जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, उन्होंने ये भी कहा था कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो ग्रिफिथ ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक मैककार्टी था, तो उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, तो उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मिटाल दें, आप इसको ड्रा कर लो, ठीक। ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये फिनिश हो गया है। इसी पे चारगाफ रूल होता है। चारगाफ रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इक्वल होना चाहिए, मीन्स कि जो प्यूरिन है और pyrimidine हो बराबर 1 होना चाहिए, मीन्स कि 100% वो होना चाहिए। जैसे ये नहीं है कि एडेनिन और थायमिन जो है 50%, ठीक, और ग्वानिन और साइटोसिन वो 40% है, ऐसा नहीं हो सकता। 50 अगर वो है तो 50 वो है। जिसे एक की वैल्यू अगर दी गई है, एक की एडेनिन की वैल्यू हमने 20 दे दिया, ठीक, ये 20% दे दिया, तो इसका मतलब थायमिन जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्या है 20% है। तो इसका मतलब अब जो ग्वानिन और साइटोसिन बचा, ग्वानिन और साइटोसिन कितना बचा, तो एक का 30 एक का 30, मीन्स 30 60 बचा, तो 40 ये हो गया और 60 ये हो गया, यानी 100 हो गया ना टोटल। तो यानी प्यूरिन बराबर पायरिमिडिन बराबर 1 इक्वल होना चाहिए। यहाँ चारगाफ रूल होता है। और डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मतलब क्या जानते हो क्या, यही ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का, तो ये डबल हेलिक्स पे अप्लाई होता है चारगाफ रूल। अब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आरएनए के बारे में। देखो आरएनए क्या है, आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हर चीज़ में है आरएनए का, तो ठीक। लेकिन जैसे हम आरएनए की बात करें कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ काम करेगा, तो जैसे हमने आरएनए ले लिया, आरएनए लिया,
तो एक तो ये काम कर रहा है जेनेटिक मटेरियल, एक तो जेनेटिक आरएनए बोल दें, जेनेटिक आरएनए, ठीक, जो जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। कुछ जेनेटिक जैसे कि आरएनए जो वायरस होते हैं या वायरॉइड होते हैं, ठीक, लिख देते हैं आरएनए वायरस या वायरॉइड, इन सब में क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल काम करता है। उसके बाद में नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए की बात कर दी है, नॉन जेनेटिक आरएनए की बात कर दी है, ठीक। अब जो है ये जैसे आरएनए काम किया, ठीक, नॉन जेनेटिक। इसके बाद में हमने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, कोडिंग आरएनए कर दिया हमने, एक कोडिंग है एक नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, ठीक। कोडिंग में किसको लिया हमने, कोडिंग में हमने एमआरएनए को ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे उसमें ट्रांसक्रिप्शन पे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। नॉन कोडिंग में हम बहुत सारे ले लें, देखो नॉन कोडिंग में हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो नॉन कोडिंग आरएनए हो जाएगा, एक उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन कोडिंग में क्या हो जाएगी, एक कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक, और एक उसकी नॉन कैटालिटिक एक्टिविटी हो गई, नॉन कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक। अब जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो किसको बात करेंगे, वो राइबोजाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राइबोजाइम की। इसमें जो है हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राइबोजाइम की बात करेंगे। बहुत सारे आरएनएज हैं, कुछ एंजाइम हैं, तो ये सब किस में हो जाएंगे, जो है कैटालिटिक एक्टिविटी। नॉन कैटालिटिक में हम बहुत सारे ले लें उनको, जैसे हम एमआरएनए कोडिंग में लिए थे, तो नॉन कैटालिटिक में हम किसको ले लें, टीआरएनए को ले लो, टीआरएनए, एसएनआरएनए, आरआरएनए, एमआईआरएनए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे हैं, एसएन है, U6 है, तो बहुत सारे आरएनए जो हैं वो नॉन कैटालिटिक हैं। तो ये है आरएनए का ये फंक्शन हो जाएगा। आरएनए भी डबल हेलिक्स भी हो सकता है, मतलब, और सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक। अब आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो कौन से होंगे, वो क्या होगा, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल, ये उसके नाइट्रोजनस बेस होंगे। मीन्स कि इसमें क्या नहीं है, थायमिन नहीं है, थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल में, तो ये उसका नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल। अब जो है ये पूरा आपका न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिक चीज़ आपको अप्रॉक्स जो है समझ में आ गई होगी, ठीक। कुछ भी हो, चाहे वो आरएनए हो, डीएनए हो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में। अगर नहीं आता तो एक दो बार आप वीडियो देखेंगे अच्छे से। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।